छोटी कहानी को हम लघु कथा नहीं कह सकते। जिस तरह से अनुच्छेद निबंध का छोटा रूप होता है, उसी तरह से लघु कथा उपन्यास का भी छोटा रूप होता है। कक्षा 9 में 5 अंक में रचना कौशल में जो लेखन खंड होता है, लेखन कौशल वहाँ आप देते हैं, वहाँ पर 5 अंक की आपकी लघु कथा आएगी। आज हम सीखेंगे कि लघु कथा कैसे लिखनी चाहिए, लघु कथा किसे कहते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि लघु कथा कहते किसे हैं। यदि हम सरल भाषा में कहें तो लघु कथा उपन्यास का ही एक लघु संस्करण है। लघु का मतलब होता है छोटी और कथा मतलब कहानी। अच्छा, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि जैसे एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी, ये हमारी कहानी खत्म हो गई। यानी कि कंटेंट यदि छोटा है तो वो लघु कथा नहीं होती, बल्कि कहानी को छोटे रूप में खत्म किया जाता है। जैसे उपन्यास में हम बहुत सारे किसी भी विषय के बारे में खुलकर लिखते हैं, कहानी के पात्र बहुत ज्यादा होते हैं, संवाद होते हैं, एक निश्चित उद्देश्य होता है, जिस तरह से हर कहानी का होता है। उसी तरह से यहाँ पर भी लघु कथा उपन्यास का छोटा रूप है, लेकिन कंटेंट में नहीं बल्कि उसके किरदारों में, संवादों में। मतलब एक चीज को हम बड़े रूप में लिखते हैं और एक उसी को छोटे रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पर कंटेंट के आधार पे नहीं, इसमें भी लघु कथा में जैसे उपन्यास के अंग होते हैं, पात्र होते हैं, कथोपकथन होता है, देश काल होता है, वातावरण होता है, एक उद्देश्य होता है। यहाँ हमारा छोटे छोटे रूप में हो गया। जैसे निबंध में आप करते हो, नि माने नहीं, बंध माने बंधन। जब आप किसी चीज को एक्सप्लेन करते हो कोई बंधन नहीं रखते, लिमिटलेस जब आप करते हो वो निबंध है। और अनुच्छेद एक पैराग्राफ में आपको खत्म करना है। सेम ऐसे ही उपन्यास बड़े रूप में हो गया, और जो लघु कथा है हमें सारे उपन्यासों के बिंदुओं को समायोजित करना है और उनको छोटे रूप में अपनी एक छोटी सी कहानी कहनी है। इसके तत्व भी वही होते हैं जो किसी उपन्यास में होते हैं। पात्र, समायोजन, कथानक। पात्र यानी कि कैरेक्टर, उसके समायोजन, किस तरह से दोनों जो स्थितियां हैं कहानी में, किस विषय को आप लेकर आ रहे हैं, पात्रों के साथ उनका समायोजन। कथानक, स्टोरी की प्लॉटिंग। द्वंद्व, जो कहानी का नायक है या नायिका है, उनके बीच में वो किस चीज का एक द्वंद्व है, कौन सी मुश्किलें हैं जिसको पार करके वो एक समाधान की ओर पहुंचता है। किसी लघु कथा को लेखक के द्वारा अधिक सृजनशीलता की आवश्यकता होती है। जैसे हम किसी चीज को बहुत बड़ा लिखते हैं तो हम खुल के कुछ भी याद आता है उससे जुड़ा हुआ हम लिखते चले जाते हैं, लेकिन कठिन होता है छोटे रूप में वही सारी चीजों को, उन्हीं सारे गुणों को और हम छोटी कहानी में समायोजित करें। तो यहाँ पर हमें कौन सी चीज रखनी पड़ती है, जैसे कुछ थोड़े शब्द और मीनिंग बहुत अधिक। हमें ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है कि जो हमारी बात का सटीक एकदम प्रकट कर दें, उस बात को एकदम उसके बारे में बता दें, और कम शब्दों का हमें इस्तेमाल करना पड़े। सीमित संख्या को देखते हुए आपको ये सुनिश्चित करना पड़ता है कि आपके पाठक संतुष्ट तथा वास्तव में प्रभावित हो जाए। यानी कि आपको कहानी की प्लॉटिंग में कम शब्द लेने हैं, और इसके लिए आप क्या करते हैं, कम शब्दों के लिए आपको सिलेक्टेड शब्दों को चूज करना पड़ेगा। इसके लिए थोड़ी सी ज्यादा मेहनत और अभ्यास की जरूरत होती है। अब देखिए, जब हम कहानी लिखने के लिए तैयार होते हैं तो सबसे पहले क्या लें। जब आप लिखना आरंभ करने के लिए तैयार हैं तब आप कागज कलम लेकर अपनी कहानी की रूपरेखा तैयार कर सकते हैं। यानी कि कहानी की जो प्लॉटिंग है वो आप तैयार कर सकते हैं और एक तरह से उसकी सूची बना सकते हैं। एक हमारी कहानी में क्या क्या हम रखेंगे, कैरेक्टर कितने लेंगे, कहानी कितनी लेंगे, कितनी प्रॉब्लम्स हम रेज करेंगे और उसका सोल्यूशन क्या होगा। तो हम वो पॉइंट्स को नोट करते चले कि हमें अपनी कहानी में क्या क्या देना है। अब सबसे पहला मेन जो होता है उसका पात्र होता है किरदार, जो उसका कैरेक्टर है। अब देखिए, प्रत्येक पात्र ऐसा होना चाहिए जो प्रभावित करे, प्रभाव छोड़ता हो, और जिससे आपको, आपके पाठकों को पढ़ना समाप्त करने के बहुत अवधि बाद भी याद रहे। यानी कि हमारी कहानी का जो नायक है वो हमारे जो पाठक हैं, जो रीडर हैं, उनको हमारे कैरेक्टर पढ़ने के बाद भी वो कहानी का किरदार हमें याद रहना चाहिए। जैसे प्रेमचंद की कहानी कितने वर्षों पहले की है, लेकिन उनके किरदार अभी भी हमारे दिमाग पे तरोताजा रहते हैं। उनके किरदारों के नाम हम एक बार कहानी पढ़ने के बाद भी याद रखते हैं।
और यही सुनिश्चित कर कीजिए, यानी कि ये आपको श्योर तय करना है कि बहुत अधिक पात्र आपको नहीं लेने हैं, क्योंकि हमारी कहानी का कंटेंट उपन्यास जैसा नहीं है, सीमित रूप में है। तो हमें बहुत अधिक पात्र अगर लेंगे तो पात्रों को एक्सप्लेन करने में, समझाने में हमें बहुत अधिक लिखना भी पड़ेगा, और पाठक जो है, हमारा जो व्यूअर है, जो रीडर है, वो उलझेगा भी उस कहानी को पढ़ के। और ऐसे पात्र ना हो कि जाने कौन कौन से कैरेक्टर कहाँ से आते चले जा रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी, तो कम से कम किरदार, और वो किरदार इतने प्रभावित हों कि आपको आपकी कहानी की रोचकता को बनाए रखें, और जो आपके पाठक हैं वो उस पात्र को याद रखें, ना कि पात्रों की भीड़ को। समायोजन में क्या करते हैं, हमें दृश्य का वर्णन कीजिए, चित्र का नहीं। दृश्य यानी कि आपको सीन क्रिएट करना है, एक पोस्टर नहीं बनाना, आपको वो सीन बनाना है। सीन में आपके जो किरदार हैं वो एक्टिव दिखाई दें, उस सीन में उनका अपना एक रोल दिखाई दे, ऐसा हमारा समायोजन होना चाहिए कि हम जैसे जब उसको डिस्क्राइब करें तो वो सीन हमारे अंदर बने। यानी कि दृश्य को जब आप शब्दों से वर्णित करेंगे तो जब हमारा पाठक उसको पढ़ेगा तो उसका शब्दों से चित्र हमारे दिमाग में खिंच जाएगा। ऐसी कहानी बहुत रोचक और पाठकों को हमेशा अट्रैक्ट करती है। फिर है हमारा कथानक यानी कि स्टोरी की जो प्लॉटिंग है, इसमें विस्मय यानी आश्चर्य का तत्व होना चाहिए। कहीं ना कहीं कौतूहल हो, आश्चर्य हो, कुछ ऐसा अद्भुत देखने को सुनने को मिले जिससे कहानी की रोचकता बनी रहे, और अंत के समीप पर, यानी कि जब स्टोरी की एंडिंग हो रही हो तो कहीं पास में ही एक ऐसा मोड़ देना सबसे अच्छा सिद्ध होता है हमारी कहानी के, ट्विस्ट जिसे कहते हैं। जैसे कि आप डेली सोप में देखते हैं कैसे कैसे ट्विस्ट कहानी में डाले जाते हैं ताकि पाठक उनसे जुड़ा रहे। फिर है द्वंद्व। द्वंद्व क्या है, कौन सी प्रॉब्लम है जो कहानी में आपका जो नायक है वो उठा रहा है। देखिए, जब अगर प्रॉब्लम्स, दुख नहीं होता तो सुख की कीमत पता नहीं पड़ती, अगर बुराई नहीं होती तो अच्छाई हम कैसे करेंगे। नायक के सामने अगर हम बुराई की को हारने का अवसर नहीं देंगे तो सच कैसे जीतेगा। यानी कि हमारा जो नायक है वो सुपर हीरो कैसे बनेगा, उसके लिए हमें उसको प्रॉब्लम में डालना पड़ता है, और तब वो अपनी जो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता हुआ, एक अच्छा संदेश देता हुआ जब वो कहानी से बाहर निकल कर आता है, तब हमारी कहानी को एक मुकम्मल किरदार मिलता है, और एक अच्छी जो पकड़ है वो हमारी कहानी पर नायक की बनती है। मानव अभिरुचि कहानी का एक पहलू है जो लोगों को रुचिकर लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि उनके अपने अनुभवों को जगाया करता है। यह हमेशा पाठकों को अपने आसनों के साथ केवल इसीलिए बांध कर रखता है क्योंकि वे उन चीजों के साथ जुड़ सकते हैं जिन्हें पात्र को कहानी में झेलना पड़ता है। यानी कि हमारा कैरेक्टर जिन प्रॉब्लम को फेस कर रहा है वो हमारे आम जीवन का व्यक्ति भी फेस कर रहा है। यानी कि प्रॉब्लम्स ऐसी हों जो अपने रियल लाइफ से भी उसको कहीं ना कहीं जोड़ के देख सके, तो वो हमारे नायक और कहानी को ऐसे बांध कर रखेगा कि वो अंत तक उस कहानी को पढ़ेगा। फिर है समाधान, और समाधान को ध्यान में रखते हुए एक अच्छी कहानी का औचित्य बनता है। यानी कि संदेश अगर अच्छा निकलता है, कहानी का मोटिव ही यही होता है कि हमारी कहानी एक अच्छे संदेश को, जो समाज के हित में हो, जो सकारात्मक हो, जो पॉजिटिव हो, ऐसा संदेश देती हुई हमारी कहानी होनी चाहिए। इसका परंपरागत रूप से सुखांत होना आवश्यक नहीं है। आमतौर पर हम जो इंडियन फिल्म देखते हैं, जो डेली सोप देखते हैं, हमें लगता है कि एंड में सब सुख सुखी हो जाए, सब वो उससे मिल जाए, वो उससे मिल जाए, सबको सब कुछ मिल जाए। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपकी कहानी की एंडिंग भी हैप्पी एंडिंग हो, सैड एंडिंग भी हो सकती है, क्योंकि आपके जो नायक है वो मान लीजिए अकेला रह जाता है, या उसको कोई परेशानी है, वो उससे निकल ही नहीं पाता, लेकिन अपने आप को जुझारू बनाए रखा है, वो जीत रहा है, जीतने की कोशिश कर रहा है, वो लड़ाई लड़ रहा है। तो ये आवश्यक नहीं कि हमेशा जो अंत है वो हैप्पी एंडिंग ही हो, सुखांत ही हो, परंतु अपने द्वारा प्रस्तुत किए गए द्वंद्व में एक निष्कर्ष की सृष्टि करना सुनिश्चित करें। हैप्पी एंडिंग हो या नहीं हो कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो आपका नायक है वो फाइट कर रहा है, और वो उस फाइट में लगातार एफर्ट कर रहा है जीतने के और अपने आप को पॉजिटिव शो करने के, इतना भी हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है। कुछ कहानियां पूरी कहानी के संघर्ष में फंसी हुई निरंतर चलती जाती है, इनका अंत अच्छा नहीं होता। हमें कहानी को लंबा नहीं खींचना, हमें कहानी
कहानी को उलझाना नहीं है, हमें बिल्कुल सीधी साफ कहानी रखनी है। हमारा नायक चाहे हैप्पी एंडिंग हो चाहे सैड एंडिंग हो, लेकिन वो अपने लेवल पर अपने एफर्ट को बेस्ट रूप में दिखाता हुआ हमें दिखाई देना चाहिए। अब देखिए कहानी कैसे लिखें। अपनी रूपरेखा का उपयोग करते हुए मार्गदर्शन के लिए नोटों का उल्लेख करते हुए आगे बढ़िए। आपने नोट बना लिए, आपको कौन कौन से पॉइंट डालने हैं आपने वो देख लिया था, और अपनी कहानी लिखिए। केवल शब्दों को प्रवाहित होने दीजिए, यानी कि शब्दों प्रवाहित बहने दीजिए। आपके मन में उस किरदार से जुड़ी हुई जो बातें आती हैं उनको बहने दीजिए, उनको आने दीजिए। तथापि अपनी रूपरेखा में सचेत रहिए, लेकिन वो बहना किसी गलत दिशा में ना चला जाए। हमें इसके लिए भी अटेंटिव रहना है। हमारी जो शब्द है वो हमारी किरदार और कहानी से जुड़े हुए ही चलते रहने चाहिए। अनर्गल बातें हमारी कहानी में नहीं होनी चाहिए। जब भटकने के लिए प्रलोभन होता है, प्रलोभन कहते हैं लालच, तब अपनी रूपरेखा पर वापस लौटिए, और जहां पे आपको लगे कि आप भटकने वाले हो, कोई ट्विस्ट मिलने वाला है, तुरंत अपनी कहानी पर वापस लौट आइए और कहानी को फिर से एक नए रूप में जोड़ने की, कौतूहल पैदा करने की कोशिश कीजिए, और एक एक करते हुए तत्वों की जांच कीजिए। आपने जो जो पॉइंट नोट डाउन किए, आपकी कहानी उन पर खरी उतर रही है कि नहीं, आप इस चीज का ध्यान रखिए। ये आपको वास्तविकता के साथ बांधे रखेगा और आप अपनी कहानी को बहुत अच्छे रूप में लिख पाएंगे। आगे बढ़ते हैं कि इम्पोर्टेंट चीज क्या है। दमदार शीर्षक, दमदार समाप्ति। हमारा जो कहानी का टाइटल है वो बहुत आकर्षक होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए, और एंडिंग भी बहुत बढ़िया होनी चाहिए। अपने शीर्षक को पूरी कहानी का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। आपकी जो कहानी का टाइटल हो वो आपके कहानी के विषय को समराइज करता हुआ दिखाई दे। मान लीजिए समय की इंपॉर्टेंस आप दिखाना चाहते हैं, तो समय, पूरी घटना में, कहानी में समय से जुड़ी हुई घटनाएं हैं, तो टाइटल भी ऐसा होना चाहिए जो आकर्षक हो और आपकी कहानी को समराइज करता हुआ, यानी कि उससे अलग ना लगे, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी, थोड़ा सा अतरंगी, थोड़ा सा रोचक, थोड़ा सा रोमांच लिए हुए, ऐसे आपकी कहानी का टॉपिक होना चाहिए। आपके शीर्षक को पूरी कहानी का प्रतिनिधित्व करना चाहिए, परंतु एक प्रकार से ये आपके पाठकों को केवल एक अच्छा संकेत देगा। फिर भी याद रखिए, शीर्षक की सृष्टि करना यानी कि लिखना उतना ही चुनौती भरा है जितनी उसी के योग्य अच्छी समाप्ति। कहानी के अंत के द्वारा आपकी कहानी के व्रत को पूरा किया जाना चाहिए। टॉपिक लिखना उतना ही टिपिकल है और ट्रिकी है जितना कि आपकी कहानी का एंड भी होना चाहिए। यानी कि शीर्षक को आप बहुत हल्के में मत लीजिएगा, उस पे भी थोड़ा सा आपको काम करना होगा। आप देखिए स्टेप बाय स्टेप हम कैसे कहानी लिखेंगे, इस पर हम चर्चा करते हैं। जिस प्रकार भवन निर्माण हेतु सबसे पहले आप भूखंड यानी प्लॉट का चुनाव करते हैं। आपको घर बनाना है, सबसे पहले आप जमीन चुनते हैं, ठीक है। अब फिर जमीन पे आपको कितने कमरे खड़े करने हैं, कहाँ लॉन बनाना है, कहाँ रसोई, ये सब निर्धारित करते हैं आप। फिर किसके लिए कौन सा कमरा, किसके लिए कौन सा कमरा, कौन कहाँ रहेगा, उसके हिसाब से आप मकान बनाते हैं। उनकी सुख सुविधाओं का, उनकी जो रुचियां हैं उन सब का ध्यान रखते हैं। ऐसे ही जैसे एक नया घर बनाना होता है, वैसे ही उसी तरह से हमें भी अपनी कहानी की प्लॉटिंग में ऐसे ही कुछ सोचना पड़ता है। बिल्कुल वैसे ही लघु कथा लिखने के लिए कथानक यानी कि प्लॉट का चयन किया जाता है, पहले स्टोरी चूज की जाती है। लघु कथा लेखन में यह सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो रचनाकार के अनुभव, उसकी समझ और विश्लेषणात्मक दृष्टि पर निर्भर करती है। हमारी कहानी कैसी हो, ये बहुत बड़ा एक इशू है, मतलब बहुत बड़ा तत्व है जो कहानी लेखन में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। संक्षेप में यदि हम कहें तो सबसे पहले लघु कथाकार को यह निर्णय लेना होता है कि वास्तव में उसको क्या कहना है। इसका तात्पर्य है कथानक यानी कि प्लॉट का चुनाव। वो कहानी क्यों लिखना चाहता है और उस कहानी में ऐसी कौन सी चीज है जिसे वो अपनी कहानी के माध्यम से लिखना चाहता है। तो उसे पहले ये डिसाइड करना होगा कि उसे कहना क्या है। फिर हमारा अगर क्यों कहना है, वही बात क्यों कहनी है, यानी कि जो कहना है वो इतना इम्पोर्टेंट है कि उसके लिए कहानी लिखी जा सकती है। जैसे पहली प्रक्रिया है क्या कहना है, वहीं दूसरी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है क्यों कहना है। अर्थात लघु कथा कहने का उद्देश्य वास्तव में क्या है,
यह भी भवन निर्माण कला की प्रक्रिया के किस्से की तरह ही है, जिसमें निर्माण करने वाला भवन बनाने का उद्देश्य तय करता है। हम घर क्यों बना रहे हैं, हम किन लोगों के लिए बना रहे हैं, किस सोच के किराए के लिए बना रहे हैं, अपने लिए बना रहे हैं, अपने बच्चों के लिए बना रहे हैं, किसी बेचने के लिए बना रहे हैं, तो उद्देश्य क्या है, हमारी कहानी को लिखने का और हमारे भवन को बनाने का क्या उद्देश्य है, हमें ये सोचना पड़ता है। यह भी भवन निर्माण कला की प्रक्रिया के हिस्से की तरह उसमें निर्माण करने वाला भवन बनाने का उद्देश्य तय करता है। अक्सर लघु कथा के अंत से ही उसके उद्देश्य का पता चल जाता है। आप देखिए, हमारा सबसे पहला पड़ाव था हमें क्या कहना है, क्यों कहना है, और अब अगला पड़ाव है कैसे कहना है, कहने का तरीका, यानी कि अब हम लिखेंगे कैसे। अगला पड़ाव है जो कहना है वह कैसे कहना है। इस बात का संबंध लघु कथा की भाषा से है। भाषा जितनी सरल होगी, शब्दों का चुनाव जितना सटीक होगा, रचना उतनी ही प्रभावशाली बनेगी। हमें इजी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है, जिससे हमारे जो पाठक हैं वो उसको अच्छे से समझ पाएं। भारी भरकम शब्दों एवं अस्वाभाविक बिंबों का उपयोग रचना को उबाऊ बना देता है। भाषा का प्रयोग यदि पात्रानुकूल या परिस्थिति अनुकूल हो तो रचना जानदार हो जाती है, जबकि चलताऊ, खिचड़ी या कमजोर शब्दावली रचना को कुरूप बना देती है। यानी कि हमें अच्छी और सरल भाषा का प्रयोग करना है। अननेसेसरी सीन को नहीं क्रिएट करना है, ना उसको बड़ा बनाने की, ना उबाऊ बनाने की हमें आवश्यकता नहीं होती। भाषा बहुत अच्छी, स्टैंडर्ड, रिच हो, पढ़ने वाले पर एक अच्छा प्रभाव डाल सके। एक लघु कथाकार किसी भाषा वैज्ञानिक से कम नहीं होता, अतः उससे यह अपेक्षा की जाती है कि उसका भाषा पर पूर्ण नियंत्रण हो। आप अपने हिसाब से, आपका ग्रेड 9 में है, ये भाषा पर उतना अधिकार तो नहीं होगा, लेकिन आप जितना अच्छा लिखने की कोशिश कर सकते हैं उतना आप जरूर कोशिश कीजिएगा। जहाँ बेहद क्लिष्ट शब्दावली रचना को बोझिल बनाती है, कठिन शब्द आपको नहीं लेते कि आपको खुद ही समझ ना आए, वही आम बाजारू भाषा रचना में हल्कापन लाती है। बहुत अबे तबे ओए हाय ये भाषा भी आपको इस्तेमाल नहीं करनी। एक सादगी लिए हुए, स्पष्ट और सुभाषित अच्छी भाषा, मीठी भाषा का प्रयोग आपकी कहानी में चार चांद लगा सकते हैं। ये कहानी के बहुत इम्पोर्टेंट पड़ाव थे जो आपने देखे। अब देखिए, अगला हमारा कदम है लघु कथा लेखन में। अगला सबसे अहम कदम है इसका शिल्प। हमें रचना कैसे करनी है, मार्बल का बनाना है, ईंट का बनाना है, पत्थर का बनाना है। अब किस तरह से आप अपने घर को सजा रहे हैं, ग्रामीण लुक देना है, शहरी बनाना है, विला बनाना है, सामान्य मकान बनाना है, तो वैसी अब आपकी कहानी का कंस्ट्रक्शन होगा। शिल्प आप कैसे कंस्ट्रक्ट करते हो उसको। शिल्प चुनाव भी बिल्कुल भवन निर्माण के दौरान शिल्प निर्धारण करने जैसा ही है, जिससे भवन का चेहरा मोहरा निश्चित होता है। शिल्प की कोई निजी प्रामाणिक परिभाषा नहीं होती है। एक स्वतंत्र इकाई होते हुए भी वास्तव में ये बहुत सी अन्य इकाइयों पर निर्भर होती है। अगर भवन निर्माण के हवाले से देखा जाए तो ताजमहल का अपना एक शिल्प है, कुतुब मीनार की अपनी एक पहचान है, संसद भवन की अपनी एक पहचान है। इसीलिए शिल्प इस बात पर निर्भर करता है कि उसे किस चीज के लिए उपयोग किया जा रहा है। अर्थात भवन में 2 कमरे हों, 2 दर्जन 4 दीवारी हो, 4 फीट ऊंची हो, 7 फीट ऊंची हो, फर्श कैसा हो, संगमरमर की छत हो, पेड़ पौधे हो, गमले, मकान स्वयं कैसे, अपने लिए, किराए के लिए कैसे आपको मकान बनाना है, उस उद्देश्य को ध्यान रखते हुए आप उसका कंस्ट्रक्शन करते हैं। अब आपकी कहानी स्टूडेंट के लिए है, हाउसवाइफ्स के लिए है, समाज के लिए है और जागृति लाने के लिए है। आपको उस हिसाब से अपनी कहानी की रचना को गढ़ना होगा। ऐसे शब्दों का प्रयोग आपको यहाँ पर करना होगा। अब देखिए, इसकी शैली कैसी हो। लघु कथा लेखन का एक और अति महत्वपूर्ण पहलू है इसकी शैली। उत्कृष्ट शब्द संयोजन एवं उत्तम भाव संप्रेषण लघु कथा शैली की जान है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि सशक्त शैली कमजोर कथानक को, ढीले शिल्प को भी ढक देती है। यानी कि पिक्चराइजेशन इतना बढ़िया है कि स्टोरी अच्छी है कि नहीं वो भी उसकी कमियों को ढक देती है। आपने बहुत सारी फिल्म ऐसे देखी होंगी जिनमें स्टोरीज आपकी सब सुनी है। मान लीजिए आप संजय लीला भंसाली की आप वो देवदास को लेते हैं, तो देवदास पहले 4 बार बन चुकी है, लेकिन उस देवदास को बनाने में उन्होंने जो सेट यूज किया, उन्होंने जो कॉस्ट्यूम यूज किए, उन्होंने जो कैरेक्टर लिए, वो इतने इम्प्रेसिव थे कि आप कहानी पता होते हुए भी उसको देखने जा रहे हैं। ऐसी बहुत सी फिल्में हैं जो कई बार बन चुकी हैं। आप साईं बाबा सीरियल देख लीजिए,
कितनी बार बन चुका है, माइथोलॉजिकल स्टोरीज देख लिए, और स्टोरी वही है कृष्ण के, आपने कितनी पिक्चरें देख ली होंगी, लेकिन सबके कहने का तरीका डिफरेंट है और जो मेन कहानी से हमारा जुड़ाव है वो हमें इस बार भी देखने को मजबूर कर देता है कि हमारी कहानी कैसी होगी। लघु कथा शैली की जान है। शैली भी लघु कथा के चेहरे मोहरे पर ही निर्भर होती है, जिसका चुनाव बहुत सावधानी से किया जाना चाहिए। मुख्य तौर पर लघु कथा वर्णनात्मक, वार्तालाप शैली अथवा मिश्रित शैली, इसमें तीनों में, यानी कि लघु कथा कई तरह से लिखी जाती है, एक तो पैराग्राफ में भी और कन्वर्सेशन में भी, और मिश्रित शैली यानी कि दोनों का मिक्सचर। कहानी का शीर्षक इतना बढ़िया हो, रोचक हो, कहानी बहुत ही मजेदार लगे, आपको इसका भी ध्यान यहाँ पर रखना है। अब लघु कथा का अंत करना एक हुनर है। अंत कैसा हो, उसके स्तर कद बुद्ध स्थापित करने बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अधिकतर सफल लघु कथाएं अपने कलात्मक अंत के कारण ही पाठकों को प्रभावित करने में सफल रहती हैं। आप बहुत सी पिक्चर ऐसी कहते हैं एंडिंग बहुत अच्छी थी, एंड बड़ा खराब था, यानी कि एंड आपके लिए बहुत मैटर करता है। विद्वानों के अनुसार लघु कथा का अंत ऐसा हो जैसे अचानक किसी ततैया ने डंक मार दिया हो, जैसे किसी फुलझड़ी ने आंखों को चौकाचौंध कर दिया हो, जैसे किसी ने एकदम सुन्न कर दिया हो, ऐसा एक धमाका जिसे बैठे बिठाए हुए को हिला कर रख दिया हो। ऐसा प्रश्न चिन्ह आप छोड़कर जाने चाहिए। आपकी कहानी इतनी इंप्रेसिव होनी चाहिए कि पढ़ने के बाद आपका जो पाठक है वो आपकी कहानी के बारे में सोचे और एक प्रश्न छोड़कर जाइए जिसके उत्तर ढूंढने पर वो मजबूर हो जाए। पाठक इतना टेंस्ड हो जाए कि उस कहानी में जो प्रश्न पूछा है उसका क्या जवाब होना चाहिए, और किसी सूझबूझ व्यक्ति को अपनी मुट्ठियां भींचने पर विवश कर दे, यानी कि कहानी इतनी अट्रैक्टिव हो कि कहानी की जो तरीका है वो एंड जो है वो पाठक को प्रभावित कर दे। देखिए लघु कथा के प्रकार मैं बता देती हूँ। विवरणात्मक, जहाँ पर बिना किसी संवाद के कोई कहानी लिखी जाती है, यानी कि डायलॉग्स नहीं होते, कहानी को पैराग्राफ में लिख देते हैं। संवादात्मक में केवल संवादों में लिखी गई कहानी। एकांकी में आप देखते हैं एकांकी भी कहानी की विधा है, जैसे रीढ़ की हड्डी आपने पढ़ा था उसमें डायलॉग में कहानी लिखी हुई है। मिश्रित में ये दोनों चीजें मिक्स हो जाती हैं, कहीं पैराग्राफ कहीं संवाद, इस तरह से। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको क्या चीजें याद रखनी है, जो महत्वपूर्ण बातें हैं लघु कथा में। केवल छोटे आकार की वजह से ही हर एक रचना लघु कथा नहीं होती। आकार में लघु और कथा तत्व से सुसज्जित रचना को ही लघु कथा कहा जाता है। केवल आकार में छोटी है इसलिए वो लघु कथा नहीं है, बल्कि उसमें कहानी के बिंदु हैं, लेकिन कंटेंट उतना नहीं है जितना उपन्यास में होता है, छोटा रूप है, तब हम उसे लघु कथा कहते हैं, लेकिन कहानी के हर बिंदु को उसमें फॉलो किया जाता है। अनावश्यक विवरण एवं विस्तार से हर हाल में बचना चाहिए। बहुत ज्यादा आपको बढ़ाना नहीं है, अननेसेसरी चीजों को आपको लिखना नहीं है। पात्रों को आपको ध्यान में रखना है, उनकी संख्या लघु कथा में 2-3 से ज्यादा मत रखिए। शीर्षक का चुनाव बहुत सोच समझ कर करें, और रचना में भाषण देने से गुरेज करें, यानी कि आपको प्रवचन नहीं देना, आपको कंडीशन ऐसी खड़ी करनी है कि आपका जो पाठक है आपको आपके किरदार से समझ ले, ना कि आप बातों में अपनी बात को कहें। लघु कथा, बोध कथा या बच्चों के मुख से हितोपदेश अथवा प्रेरक प्रसंग बनने या बनाने से गुरेज करना चाहिए। आपको किसी ऐसी कहानी को नहीं चूज करना है जो पहले से आपने सुन रखी है, जो जातक कथाएं होती हैं, बुद्ध के उपदेश वाली है, जो किंवदंतियां होती हैं, जो प्रेरक प्रसंग है, वैसी कहानी आपको कहीं से नहीं लिखनी है। लघु कथा, किस्सा गोई, नारे एवं समाचार में अंतर को बेहद समझना आवश्यक है आपके लिए। लघु कथा को प्रभावशाली बनाने के लिए अतिरिक्त उसे दिग्जयी बनाने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। ताजा समाचार या घटना का अक्षरशः विवरण, चित्रण रचना की आयु पर कुठाराघात सिद्ध होता है। लघु कथाकार को चाहिए कि वे व्यंग को कटाक्ष का रूप देने का प्रयास करे। आप ये प्रेमचंद के फटे जूते, उस तरह का व्यंग देखिए कि शब्द कितने शालीन लेकिन कटाक्ष कितना गहरा, ताकि लघु कथा हास्यास्पद या चुटकुला बनने से बची रहे। हमारे पाठक को सोचने पर मजबूर हो जाना पड़े, ऐसा व्यंग हमें देना चाहिए। विषय में नवीनता लाने का प्रयास करना चाहिए। चलता हुए विषयों से बचना चाहिए, मसलन कथनी करनी में अंतर। बेहद पुराना घिसा पिटा उबाऊ विषय हो चुका है तो दुर्भाग्यवश आप उसको नहीं ले सकते और वो पसंद भी नहीं होगा।
लघु कथा चूंकि एक विशेष क्षण को उजागर करने वाली एकांकीय रचना होती है, अतः रचना में विभिन्न कालखंडों अथवा अध्याय हेतु के लिए कोई स्थान नहीं होता। लघु कथा में एक से अधिक घटनाओं का समावेश इस विधा के कोमल कलिवर के विपरीत है। कहने का मतलब है आपको बहुत अधिक घटनाएं यहाँ पर नहीं लेनी है, अननेसेसरी चीजों को यहाँ पर आपको नहीं उठाना है। लघु कथा के अंत में कुछ न कुछ पाठक के विवेक पर छोड़ दिया जाता है, किंतु स्मरण रखना चाहिए कि स्पष्टता लघु कथा की जान मानी जाती है, अतः लघु कथा को पहेली बनने से भी बचाना चाहिए। हमें पहेली की तरह नहीं देना है कि आप उसे जवाब मांगे, आपकी कहानी के कैरेक्टर उनकी किसी समस्या पर सोचने को मजबूर हो जाएं। लघु कथा में मनमर्जी का अंत थोपने से बचना चाहिए। लघु कथा का जब निर्णायक की भूमिका में आता है, तब लघु कथा के बेजान और बेमानी होने के अवसर बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। लघु कथा का अंत प्रभावशाली और उत्तेजक होना चाहिए, विचारों में उत्तेजकता होना चाहिए। यह बात याद रखनी चाहिए कि एक सशक्त लघु कथा का अंत भी कई कमियों को ढक दिया करता है। इस तरह से आपकी ये लघु कथा है। आपको जो भी टॉपिक मिले उसमें अच्छे से अच्छे किरदारों को, बातों को कम शब्दों में कहने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ा सा आप अभी छोटे हो, एकदम तो कहानी के राइटर नहीं बन जाएंगे। ये बहुत सारी बिंदु ऐसे हैं जो बहुत अच्छे स्टोरी राइटर को फॉलो करने होते हैं, लेकिन क्या पता आप में से कोई भविष्य में एक अच्छा स्टोरी राइटर बन जाए, तो थोड़ा सा इसके बिंदुओं पर ध्यान दीजिए। सिलेबस का सिलेबस, और भविष्य के लिए आप एक कहानीकार बन जाए कि ईश्वर आप में से किसी को एक बहुत सुंदर कहानीकार बनाए और अच्छे अंक भी दिलवाए। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो, लघु कथा आपको समझ आई हो, कहानी हमको कैसे लिखनी है, कैसे किरदार लेने हैं, कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, तो आप मेरे वीडियो को प्लीज जरूर लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।